प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को फिर से एक बार जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एक अच्छा अवसर दिया है कि आज फिर से एक बार हम मसीहत के इतिहास का परिचय उस विषय को हम लोग पढ़ सकें। और आइए, आज हमारा लेसन है 10, पेज नंबर 61, अलेक्जेंडर डफ व भारत में शिक्षा 19वीं सदी। और हम लोग ये 19वीं सदी तक आज हम देखने के लिए जा रहे हैं कि ये जो युग था वो किस प्रकार से रहा और क्या इसमें क्या हुआ मसीहियों के हित में, और कौन सी ऐसी बातें थी जिसके कारण जो है संसार पर एक अच्छा प्रभाव पड़ा। हम पढ़ते हैं इसमें भारत में शिक्षा के इतिहास को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला हम देखते हैं एडी 1833 तक, और उसके अंदर जो कार्य किए गए हैं उसके विषय में हम जानेंगे। 1833 से लेकर 1857 एडी तक हम दूसरे भाग को देखते हैं। तीसरे भाग में हम देखते हैं 1857 से 1920 तक, और चौथा भाग हम देखते हैं 1920 से लेकर वर्तमान समय तक। तो ये 4 भागों में जो है वो शिक्षा के इतिहास के विषय में बताया गया है। और आइए हम आगे इसको देखें। पहला प्रथम काल 1833 तक जो कुछ हो रहा था उसके बारे में हम जान लेते हैं। प्रोटेस्टेंट मिशन के प्रवेश के पूर्व शिक्षा का योगदान शून्य था। भारतीय प्रचारकों को ट्रेनिंग हेतु जेसुआइट्स ने गोवा में कॉलेज खोला था। तो पहली बात तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि जो पहले के समय में और इन समयों में भारत के अंदर ये शिक्षा बहुत कम थी। जो यहाँ के लोकल लोग थे और वो लोगों के पास में शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव था, क्योंकि वैसे भी हमारा देश जो है गुलामी में था। लेकिन इसके बावजूद भी मसीह मिशनरी लोग उनके बीच में कार्य कर रहे थे। और इसलिए हम यहाँ देख सकते हैं कि प्रोटेस्टेंट मिशन के प्रवेश के पूर्व शिक्षा का योगदान शून्य था। भारतीय प्रचारकों को ट्रेनिंग हेतु जेसुआइट्स ने गोवा में कॉलेज खोला। तो उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग मिशनरीज अलग अलग संस्थाओं की वो स्थापना करते हैं, और उसके बाद में कई लोग जो है शिक्षा देने के लिए कॉलेज, स्कूल और कई प्रकार की चीजों को खोलते हैं। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो भारतीय प्रचारकों को ट्रेनिंग हेतु जेसुआइट्स ने गोवा में कॉलेज खोला था। उसके बाद हम देखते हैं ट्रंकबार मिशन ने अपने क्षेत्रों में 21 स्कूलें खोली थी। तो इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि ये घटनाक्रम जो है 1833 में हो रहा है। 1833 तक में जो किए गए कार्य हैं उसके विषय में बताया जा रहा है। और उस समय ट्रंकबार मिशन ने अपने क्षेत्रों में 21 स्कूलें खोली थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं श्री रामपुर मिशन 126 स्कूलों का संचालन करते थे। LMS ने दक्षिण भारत में 1804 से 1830 तक 97 स्कूलों की स्थापना किया है। फिर उसके बाद SMS ने बॉम्बे में 1 वर्ष में 10 स्कूल व 3 वर्ष में 42 स्कूलों की स्थापना किया। फिर उसके बाद हम देखते हैं CMS ने 1813 में 6 स्कूलों की स्थापना की। उसके बाद हम लोग देखेंगे ABCFM 1812 में पहली अमेरिकन व 1826 तक उन्होंने जो है 45 स्कूलों की स्थापना की। इसके अलावा कई स्वतंत्र व कलकत्ता बुक सोसाइटी, ब्रिटिश महिला शिक्षा आदि ने स्कूलों की स्थापनाएं की। ये सभी प्राथमिक शिक्षा हेतु थे तथा 1819 में केवल श्रीरामपुर में ही कॉलेज था। ये सभी स्थानीय भाषाओं के स्कूल थे। 1780 में मोहम्मडन कॉलेज कलकत्ता, 1791 में हिंदू कॉलेज बनारस की स्थापना हुई। वह अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में छुटपुट कार्य होता था। 1823 में शिक्षा हेतु एक प्रबंध कमेटी यानी कि पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी बनाई गई, जो सरकार को बेहतर शिक्षा हेतु सलाह देगी। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना के साथ अंग्रेजी शिक्षा की बत्ती जगमगाई।
लोगों के अंदर अंग्रेजी सीखने की इच्छा थी। और ये हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है अलग अलग मिशन ने, अलग अलग संस्थाओं ने अलग अलग समय में जो है वो स्कूल खोले हैं, कॉलेजेस खोले हैं। और हम देखते हैं कि लोगों के अंदर जो है इंग्लिश सीखने के लिए बहुत इच्छुक हुए लोग। और दूसरी बात हम देखते हैं द्वितीय काल, डफ का काल। ये डफ का काल के विषय में हम समझते हैं, जो कि एक मिशनरी थे और भारत में उन्होंने किस प्रकार से शिक्षा का आरंभ किया। मई 1830 में अलेक्जेंडर डफ भारत आया। तो इस बात को हमें स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि जो डफ हैं उनका जो समय रहा है वो है 1833 से 1857, और वो मई 1830 में अलेक्जेंडर डफ भारत आया। वह एक स्कॉटलैंड के मिशनरी के रूप में कलकत्ता में आया। कलकत्ता हिंदुस्तान का दिमाग के रूप में था। तो ये कलकत्ता जो है मिशनरियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जगह थी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि समुद्र के द्वारा जो है विदेशी कलकत्ता में ही आते थे। और यही कारण था कि जो उन्होंने सबसे पहले वहां पर जो है शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने योगदान दिया। और कलकत्ता के बारे में हम जानते हैं कि दिल्ली होने से पहले जो है कलकत्ता राजधानी के रूप में उभरने वाली थी। और डफ ने मिशनरियों की कार्यशैली व तौर तरीकों का अध्ययन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बदलाव बहुत ही जरूरी है। तो जो अलेक्जेंडर डफ थे उन्होंने यहाँ की संस्कृति को देखा, यहाँ के उस क्षेत्र को देखा जहाँ पर कमजोरियां पाई जाती है। और एक बात थी कि उन्होंने ये जान लिया अध्ययन के द्वारा, रिसर्च करने के द्वारा, कि अगर बदलाव चाहिए तो किस प्रकार से हम उनके बीच में काम करें और कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं। जिंगल बेल्ग से लेकर विलियम कैरी तक ब्राह्मणवाद, मनुवादी शिक्षा और मानसिकता को किसी ने नहीं छेड़ा, वह छुआ था। तो इनका उद्देश्य ये नहीं था, ये लोग कभी भी जो है और जो हिंदू धर्म के विषय में या किसी और बातों को लेकर इन्होंने कभी उनके बारे में छेड़छाड़ नहीं किया। लेकिन अपने दो मुख्य उद्देश्यों के साथ डफ ने 2 अंग्रेजी माध्यम स्कूल कलकत्ता में शुरू की। तो ये सारी चीजें उन्होंने रिसर्च तो की है, लेकिन उन्होंने कभी भी इसके बारे में कोई भी विरोध या कोई भी ऐसी बातों को नहीं किया। लेकिन इनका कार्य यही है कि इन्होंने अंग्रेजी 2 जो है अंग्रेजी स्कूलों को शुरू किया है। आगे हम इस विषय में देखते हैं। और इससे पहले कि हम आगे चले, हम अलेक्जेंडर डफ के विषय में कुछ बातों को जान लेंगे। अलेक्जेंडर डफ का जन्म स्कॉटलैंड के केंद्र में ऑचनाहिल में मॉलिन पार्टशायर के पल्ली में हुआ था और उनका पालन पोषण बालनाकेली में हुआ था। उनका माता पिता जेम्स डफ ऑचनहाग में माली और किसान और जिन रात्रे थे। सिकंदर के 5 भाई बहन थे, मार्गरेट, विलियम, फाइनली जॉन और जीन। मॉलिन और क्रिक माइकल स्कूल और पर्थ अकादमी में अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने सेंट एंड्रयूज विश्वविद्यालय में कला और धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। वह थॉमस चार्ल्स के शिक्षण, मिशनरी उत्साह और व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे। फिर नैतिक दर्शन के प्रोफेसर उन्होंने 1824 में MA ऑनर्स के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद उन्हें अप्रैल 1829 में सेंट एंड्रयूज के प्रेस्बिटरी द्वारा प्रचार करने के लिए लाइसेंस दिया गया था। डफ को एडनीबर्ग के प्रेस्बिटरी द्वारा 12 अगस्त को चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के पहले मिशनरी या हम कहें अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत वहां की यात्रा करते हुए उन्होंने 19 सितंबर को एडनीबर्ग छोड़ दिया और 14 अक्टूबर 1829 को रवाना हुए थे। और उसके बारे में हम और कुछ बातों को जानते हैं। एक साहसिक यात्रा के बाद जिसके दौरान वह 2 बार जहाज बर्बाद हो गया था, डफ 27 मई 1830 को कलकत्ता पहुंचे। बंगाली स्कूलों का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि छात्रों को व्यापक विषयों में
पर्याप्त शिक्षा नहीं मिल रही थी। और दूसरी बात कि वह उन्हें निर्देश देंगे छात्र स्थानीय बोलियों के बजाय अंग्रेजी का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत अपनी पहचान एक ऐसी नीति से की जिसका दूरगामी प्रभाव पड़ा। भारत में ईसाई मिशन केवल कुछ निम्न जाति समूहों को एक गरीब सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से परिवर्तित करने में सफल रहे थे। श्रवण हिंदू और मुसलमान समुदाय व्यवहारिक रूप से अछूत थे। डफ ने चतुराई से मूल्यांकन किया कि इन समृद्ध समुदायों तक पारंपरिक इंजिल तरीकों से नहीं पहुंचा जा सकता। उन्होंने माना कि पश्चिमी शिक्षा की पेशकश करके ऊपर की ओर गतिशीलता की संभावना को रोकना संपन्न वर्गों के बच्चों को उनके प्रभाव की सीमा में लाएगा, जिसे बाद में धर्म को शामिल करने के लिए बढ़ाया जा सकता है। डफ ने धीरे धीरे हिंदुओं और मुसलमानों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का उपयोग करके नीति तैयार की। उनके काम की सफलता का प्रभाव पड़ा और उन बातों को हम देखते हैं। शिक्षा के मामले में भारत सरकार की नीति में परिवर्तन आया है। घर पर ईसाई चर्चों द्वारा एक मिशनरी एजेंसी के रूप में शिक्षा की मान्यता हासिल करना तथा उच्च जाति के हिंदुओं के मन में ईसाई विचारों का प्रवेश सुनिश्चित करना। भौतिक विज्ञान में बाइबल के पाठ्यक्रमों के साथ साथ पाठ्यक्रमों को पढ़ाने से डफ ने आशा व्यक्त की कि छात्र तार्किक रूप से हिंदू धर्म के विरोधाभासों और अव्यवहारिकता को महसूस करेंगे और ईसाई धर्म की सच्चाई को पूरे दिल से स्वीकार करेंगे। जबकि कुछ छात्रों ने धर्मांतरित किया। ऐसा लगता है कि डफ ने हिंदू धर्म के लचीलेपन के साथ साथ खुद को पश्चिमी ज्ञान के अनुकूल बनाने की क्षमता का व्यापक रूप से गलत अनुमान लगाया है। जबकि डफ और उनके कई साथी प्रचारकों ने ईसाई धर्म और हिंदू धर्म को पूरी रीति से विरोध के रूप में देखा। हिंदू ने आमतौर पर ज्ञान को या तो परंपरा को दूसरे के साथ परस्पर अनन्य के रूप में नहीं माना। तो ये जो है हम लोग डफ के बारे में, अलेक्जेंडर डफ के बारे में हम लोग देखते हैं और उनके काल के विषय में जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं। और इससे पता चलता है कि वो जानते थे कि ना कि केवल सुसमाचार के कार्य के द्वारा बल्कि कुछ और तरीकों से हमें जो है लोगों के मनों में सही सोच को डालना है। और पहला पॉइंट हम देखते हैं, पश्चिमी शिक्षा व ज्ञान के द्वारा मनुवाद को नष्ट करना। तो ये एक बहुत ही जरूरी था कि क्योंकि उस समय जो मनुवाद के अंदर जो छुआछूत और छोटी जाति बड़ी जाति के बीच में, और जो बड़ी जातियां अक्सर जो है छोटी जातियों के विरोध में होकर जो कई कार्य ऐसे किए जाते थे, जिसके कारण इन्होंने उसके विषय में रिसर्च किया और ये जान लिया कि अगर इनके जीवन में ज्ञान आ गया है तो खुद इनके मनों में एक प्रकार के सवाल उत्पन्न होंगे और खुद जो है उन चीजों से ये बच पाएंगे। और यही इनका उद्देश्य रहा कि कैसे जो है पश्चिमी शिक्षा व ज्ञान के द्वारा मनुवाद को नष्ट करना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि होता क्या था कि छोटी जातियों के यहाँ तक कि बड़े जातियों के बीच में पानी पीने की भी मनाही थी, भेदभाव रखा जाता था और उनकी एक सही सोच थी कि कैसे जो है मनुष्य जो है सभी को समांतर रूप में देख सके। दूसरी बात हम देखते हैं, विद्यार्थियों के दिमागों को मसीह शिक्षा से भरना। तो ये चीजें उनकी सोच में ये था कि कैसे जो है जो पढ़ने वाले हैं उनके दिमागों को मसीह शिक्षा से, यानी कि एक सही उद्देश्य के द्वारा, आप जानते हैं कि किस प्रकार से जो है बाइबल हमें प्रेम के विषय में बताती है, दया के विषय में बताती है, लोगों की मदद के विषय में बताती है। और यही वो चाहते थे कि विद्यार्थियों के दिमाग को मसीह शिक्षा से सही रूप से भरा जाए ताकि वे सभी लोग समांतर रूप से लोगों को देख सके और उनके बीच में वो जो है कामों को कर सके। आगे हम देखते हैं उसका मेथड या तो उसका जो तरीका था उच्च अंग्रेजी शिक्षा को देना। ये ना केवल सेकुलर स्कूली शिक्षाएं बल्कि पढ़ाई के साथ बाइबल के ज्ञान को देना। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है जब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या चीजें उनका जो मेथड था, उनका जो तरीका था कि उच्च अंग्रेजी शिक्षा को देना।
ये ना केवल सेकुलर स्कूली शिक्षा है, बल्कि पढ़ाई के साथ बाइबल, ये ऐसा नहीं कि केवल बाहर के ज्ञान को, बल्कि बाइबल के ज्ञान को भी देना था। मसीहत, परमेश्वर का प्रकाशन, मनुष्य और सृष्टि। अब देखिए उन विषयों को जिस प्रकार से वो लोगों को देना चाहते थे, उनमें क्या क्या चीजें आ रही हैं। मसीहत, परमेश्वर का प्रकाशन, मनुष्य और सृष्टि, जीवन मृत्यु, मसीह का जीवन व शिक्षाएं, सत्य क्या है, विश्व शिक्षा, सारे रहस्यों की कुंजी, समस्त ज्ञान को देना। तो ये सारी चीजें थी जो डफ जो है लोगों के बीच में दे रहे थे। जब मसीही शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा तब हिंदुत्व कमजोर हो जाएगा। उसने विलियम कैरी व राम मोहन राय द्वारा प्रोत्साहित अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ाना प्रारंभ किया। तो इस बात को समझने की जरूरत है। हिंदुत्व कमजोर की बात नहीं, लेकिन बात यह है कि जो शिक्षाएं उसमें गलत चली आ रही हैं। जैसे कि कई चीजें ऐसी थी, जो सती प्रथा को हम देखते हैं कि सती प्रथा जो है, लोग जो है स्त्रियों को वो जो है किस प्रकार से पति मरने के बाद में उनके साथ में ही जला दिया जाता था। और ऐसे बहुत सारे ऐसे जातिवाद और बहुत सारे ऐसे गलत चीजें थी, और जिसके कारण ये था कि अगर सही शिक्षा लोगों के अंदर आएगा तो इन चीजों से लोग जो है निकल पाएंगे। उसने विलियम कैरी व राम मोहन राय द्वारा प्रोत्साहित अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ाना प्रारंभ किया। तो देखिए, हम जैसा जानते विलियम कैरी और राम मोहन राय ने खासकर सती प्रथा के विरोध में बहुत उन्होंने काम किया है, और जो है उनके स्कूल में उन्होंने पढ़ाना आरंभ किया। डफ का यह विचार एक आंदोलन की तरह कार्य करने लगा। तो ये विचार कि अगर सही शिक्षा आती है लोगों के जीवनों में, सही चीज अगर वो समझ रहे हैं तो उन चीजों से निकला जा सकता है। और डफ का यह विचार एक आंदोलन की तरह कार्य करने लगा और लोग इसको जो है बहुत पसंद करने लगे। 1854 में वुड की शिक्षा व्यवस्था ने अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को सरकारी सहायता मिलने लगी। अब देखिए, इस समय भी हम देख सकते हैं कि हमारा जो है हालात, हमारे देश जो है गुलामी में है, लेकिन उसके बावजूद एक शिक्षा का स्तर जो है बढ़ रहा है हमारे देश के अंदर। मिशनरी लोग सोच रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और फिर आगे हम देखते हैं कि 1854 में वुड की शिक्षा व्यवस्था ने अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को सरकारी सहायता मिलने लगी। तो अब गवर्नमेंट की तरफ से भी, जो हम जानते हैं अंग्रेज शासन था, और उनकी तरफ से भी जो स्कूलों को जो है सहायता मिलने लगी। डब के पद चिन्हों पर चलते हुए कई शहरों में मसीही स्कूलें कॉलेजों में बदलने लगी। अब धीरे धीरे देखिए, जब लोग जो है ये चीजें अच्छी लगने लगी और इसके द्वारा जो है काम होने लगा, तो अब वही जो स्कूल जो शुरू किए गए थे, अब धीरे धीरे वो और आगे क्लास बढ़ने लग गया और कॉलेज तक में तब्दील हो गए। SMS द्वारा जॉन विल्सन कॉलेज, उन्होंने जो बॉम्बे में जो स्थापना किया 1832 में। जॉन एंडरसन मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज 1847, नोबल कॉलेज मछलीपट्टनम 1842, संत जॉन कॉलेज आगरा 1853। ये सभी स्कूल व कॉलेज प्रोटेस्टेंट युग के थे। तो इस चीज को हम समझ सकते हैं कि उस समय से ही जो है देश के अंदर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए गए हैं मसीहियों के द्वारा। तीसरा, और आगे हम देखते हैं तीसरा युग 1857 से 1920 तक। तो इसमें हम लोग देखते हैं वुड की शिक्षा व्यवस्था के फलस्वरूप दो मुख्य प्रभाव हुए। तो इसमें हम देखते, पहला जो है मसीह शिक्षा के प्रभाव में उन्नति हुई। तो पहले लोग नहीं जान पा रहे थे वचन को, बाइबल को नहीं समझ पा रहे थे, शिक्षाओं को नहीं जान, लेकिन जब देखा गया कि हाँ, जो इस प्रकार से जब शिक्षा दी गई है तो उसमें उन्नति हुई। महिला उच्च शिक्षा का विकास हुआ और बहुत कम संख्या में महिलाओं को ये अवसर थे, लेकिन जो है महिलाओं के बीच में भी शिक्षा तेजी से फैलना शुरू हुआ। बाद में चलकर सरकार ने कार्य किए हैं, और इसमें हम देखते हैं कि बाद में क्या हो रहा है। बाद में चलकर सरकार ने उच्च शिक्षा व महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया, परंतु डफ का सपना मसीह शिक्षा का धीरे धीरे
ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब देखिए, एक तरफ तो एक अच्छी चीज हो रही है कि लोग जो है पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा ध्यान होने लग गया है, शिक्षाएं बहुत ऊंचाई पे बढ़ने लगी है, लेकिन जो मसीह शिक्षा थी वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर आने लगा है, कम हो गया है। अब महिला शिक्षा, मसीही एजेंसियां ही थी जिन्होंने भारत में महिला शिक्षा की पैरवी व नींव रखी, और ये चीज 1870 तक भारत के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में महिला उच्च शिक्षा के स्थापित हो चुके थे। तो महिलाओं के बीच में बड़ी तेजी से जो है कार्य होने लगा। इनमें से कुछ ये थे: महिला क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में, इजाबेला तोब्रून कॉलेज लखनऊ में, सारा ठक्कर कॉलेज पालमकोटा, लेडी डेक कॉलेज मदुरई। इन कॉलेजों का बड़ा प्रभाव रहा है। प्रथम महिला स्नातक मसीही थी जो मसीह कॉलेज से पढ़कर निकली। इस बात ने सरकार को बाध्य किया कि लड़कियों को पढ़ने हेतु स्कूल खोले। गोपाल कृष्ण गोखले ने हिंदू महिला शिक्षा पर जोर दिया। अब देखिए, ये मसीही लोगों के जो कार्यशैली थी उसको देखकर जो है हिंदू अगुवे भी, वे लोग इसमें बहुत जोर शोर से उन्होंने मदद किया है और इसको जो है शुरुआत किया। और यहाँ हम देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले ने भी हिंदू महिला शिक्षा पर जोर दिया है। एडी 1900 में आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन और अन्य संस्थाओं ने भी महिला शिक्षा की ओर अपनी रुचि दिखाना प्रारंभ किया। तो अब ये तीसरे भाग को हमने इस प्रकार से देखा कि महिलाओं के बीच में बहुत ज्यादा काम किया गया। हालांकि मसीह की जो शिक्षाएं हैं वो कमजोर हो गई, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं के जो है शिक्षा देने के लिए बहुत सारे कॉलेज और बहुत सारी चीजों की स्थापना इस समय में हुई। चौथा और आखिरी भाग को जब हम देखते हैं 1920 के बाद, तो 1920 के बाद अब देखिए 1857 से लेकर 1920 तक ये चीजें चली हैं, और उसके बाद में चौथा युग, उसमें हम देखते हैं 1920 के बाद जो होता है कि 1920 के पश्चात प्रोटेस्टेंट संस्थाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा विस्तार किया, परंतु रोमन कैथोलिक स्कूलों व कॉलेजों की बढ़ोतरी होने लगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत अधिक संख्या में पूरे देश के अंदर रोमन कैथोलिक के स्कूल्स पाए गए, कॉलेजेस पाए गए, और उन्होंने बहुत ही हाई लेवल और हम कहें प्रोफेशनल तरीके से जो है स्कूलों का संचालन किया, और इसके अंदर बहुत सारे लोग जो है पढ़ने लगे। और इसीलिए परंतु रोमन कैथोलिक स्कूलों और कॉलेज की बढ़ोतरी होने लगी। 1932 में MCCI मसीह उच्च शिक्षा हेतु बोर्ड बनाया। ताम्रम में बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन बनाया गया ताकि दोनों में आपसी सहयोग बढ़े। मसीहों के द्वारा राष्ट्र निर्माण व विकास में शिक्षा के माध्यम से सहयोग मिले। तो ये चीजें हम देखते हैं कि मसीहों के द्वारा जो शिक्षा का युग रहा वो आज तक चलता आ रहा है। आप देखेंगे कि अभी भी लोग जो है अपने बच्चे को ज्यादातर अच्छे से अच्छे क्रिश्चियन स्कूल में जो है एडमिशन दिलाना चाहते हैं, और यहीं पास में डॉन बॉस्को और बहुत सारे ऐसे सेंट जोसेफ और बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन स्कूल मिलेंगे जहां पर सभी पेरेंट्स लोगों की इच्छा होती है कि वे लोग अपने बच्चे को वहां पर पढ़ाएं। और इससे पता चलता है कि इतिहास के अंदर मसीह लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है, और उनका उद्देश्य था ताकि लोग शिक्षित हो जाएं, क्योंकि जब तक शिक्षित नहीं है तब तक लोग जो है कैद में है। और जब लोग शिक्षित होने लगे, आज देखिए समाज के अंदर हर एक धर्म, हर एक मजहब, हर एक जाति और समाज शिक्षा के आधार पे वो ऊपर जा सकता है और किसी प्रकार का, और ये इसीलिए संभव है क्योंकि ये शिक्षा जो है इतिहास के अंदर जो मेहनत की गई आज पूरे देश में फैल रही है। और आज हम लोग देखते हैं कि 70% से भी ज्यादा हमारे देश का जो शिक्षित लोग पाए जाते हैं, जबकि बहुत वर्ष पहले जो है 18% से भी कम लोग शिक्षित पाए जाते थे। और आज हमारा देश जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसीलिए हमें शिक्षित होना है, औरों को भी शिक्षित करें ताकि वो लोग भी सत्य को जान सके और समझ सके। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है इस मसीहत के इतिहास के विषय में आप
अच्छी तरीके से समझ पाए कि अलेक्जेंडर डफ और भारत में जो 19वीं सदी तक जो शिक्षाएं थी उसको जो है 4 भागों में जो बांटा गया। और इसमें जो है पहला प्रथम काल को हमने देखा, द्वितीय काल और तृतीय काल, और उसके बाद चौथा युग के विषय में भी हमने देखा है। और आप और भी अध्ययन कीजिए और भी अच्छी रीति से आप इसे सीखिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।